very warm welcome to our distinguished speaker, Professor R.K. Mishra, who retired as a professor and head of Department of Political Science from the University of Lucknow. I also welcome all the participants, members of the audience, to today's webinar lecture on Itihas Bodh or Rajniti. We know that politics very substantially depends upon the past, upon the discourses and narratives of the past. In every country, we can say politics depends upon the discourses and narratives of the past. This is much more so in certain societies where the past may be more contested, may be more disputed, may be more controversial, where past is comparatively more in the making. So today's lecture on Itihas Bodh or Rajniti is precisely on this subject. Without further delay now, I would like to invite Professor R.K. Mishra to go ahead with his presentation. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रवि मिश्रा जी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के अन्य विद्वज्जन एवं अधिकारीगण एवं सभी प्रतिभागीगण। सर्वप्रथम तो मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर इतिहास बोध एवं राजनीति पर संवाद करने का अवसर दिया। और इस विषय का चयन इसलिए मैंने किया क्योंकि आज जो राजनीतिक जीवन है भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, यूरोप के देशों में भी, अमेरिका में भी, वो एक विचित्र से संकट से ग्रस्त है। और वो संकट है मूल्यों और आदर्शों के अभाव का संकट। The crisis of the values, the crisis of the ideals in political life. And we so often complain that politics has divorced itself from morality. This is a common complaint against politics now. तो ये एक है। फिर दूसरा एक फेनोमेना जो हम देखते हैं वो ये है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। राज्य और सरकार की शक्तियों में असाधारण वृद्धि हो रही है, एक प्रकार की निरंकुशता दिखाई पड़ती है। प्रायः जो जन अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करना लगता है कि सरकारें बहुत प्रयास करके भी उनको सेटिस्फाई कर नहीं पाती, और इसलिए जो पॉपुलर डिसअफेक्शन है, जो जन असंतोष है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये तो डिफरेंस है। फिर पॉलिटिक्स जो है वो आजकल गोल्स और स्लोगन्स पर बेस्ड हो गई है। हम बहुत सारे गोल्स प्रोजेक्ट करते हैं, हम बहुत सारे स्लोगन्स के बेसिस पर लोगों को आकर्षित करने का या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि मिलेनियम गोल्स हैं, तो अब ये मिलेनियम गोल्स जो है वो आपने देश के लोगों के सामने रख दिए, या हमारे देश में भी ऐसे तरह तरह के गोल्स रखे जाते हैं समय समय पर अलग अलग सरकारों के द्वारा। और जो दूसरा फेनोमेना जो कि काफी, कम से कम एशियाई देशों में काफी दिखाई पड़ता है, एशिया अफ्रीका के देशों में, वो है संतुष्टिकरण का, अपीसमेंट का, कि जब जो पॉपुलर अनरेस्ट जब बढ़ता है तो हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कि जो कि एक प्रकार से सरकार की अच्छी नीयत को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि ये लगता है कि किसी तरह से पैसिफाई करना है अपीस करके। तो ये भी एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। लेकिन साथ साथ एक अजीबोगरीब स्थिति यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके प्रति भी एक एपैथी दिखाई पड़ती है। एशिया अफ्रीका के देशों में इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेशन का लेवल है वो जितना होना चाहिए
वो उतना नहीं हमें दिखाई पड़ता, तो दिस इज ए साइन ऑफ द पॉपुलर एपैथी टुवर्ड्स पॉलिटिकल प्रोसेस, टुवर्ड्स इलेक्टोरल प्रोसेस। और जो इलेक्टोरल या पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल काफी तेजी से उभरा है कि people, sometimes it appears that people are losing faith in the political system, in the electoral system. तो ये भी एक, फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता घटी है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है हमारे राजनीतिक जीवन का। और सब मिला के हम ये कहते हैं कि आजकल राज्यों के सामने क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है कि शासन का सुचारू संचालन कैसे किया जाए, ये प्रश्न बड़ा जटिल हो गया है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि अवर पॉलिटिकल सिस्टम्स आर इन डीप क्राइसिस एंड इन डीप मॉरल क्राइसिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉरल क्राइसिस, because the moral foundations of a political system are as much important or perhaps more important than its economic or social system. So our political system is in deep moral crisis. अब ये मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि nations and states are losing sight of a sense of history. कि जो देश हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनके जो चलाने वाले हैं, वे इतिहास बोध से वंचित हैं, उनमें इतिहास बोध की कमी है। और इसलिए जो राजनीतिक जीवन में जो चीजें, जो मॉरल क्राइसिस है, दिस मॉरल, जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मॉरल क्राइसिस इन पॉलिटिक्स इज द लॉस ऑफ द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि ये जो इतिहास बोध है ये कमजोर पड़ा है। तो इसलिए इस विषय पर, और जाहिर है कि अगर पॉलिटिक्स को साउंड मॉरल फाउंडेशंस पर वापस लाना है, और सभी चाहेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो मॉरल फाउंडेशंस पर वापस आए, तो उसके लिए फिर आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री को भी रिजुनिवेट करना पड़ेगा, उसको भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा। बहुत ही डिम तरीके से, मंद तरीके से वो सेंस ऑफ हिस्ट्री प्रेजेंट रहता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि यू कैनॉट कंप्लीटली कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड योर ट्रेडिशन, नो स्टेट कैन, बट दैट अंडरकरेंट इज वेरी फीबल, and if that undercurrent is very feeble, that historical sense, that loss of historical sense will create problems in politics. So this is the issue that I want to examine in this lecture. तो पहली चीज तो यह है कि इतिहास बोध हम किसे कहेंगे, what is the historical sense or sense of history? हम सभी जानते हैं कि, और जैसा कि विद्वानों ने कहा भी है, कि इतिहास जो है वो इनेक्टमेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है, कि जो अतीत का अनुभव है उसको री इनेक्ट करना। एक हिस्टोरियन क्या करता है कि अतीत के अनुभव को, उसको री इनेक्ट करता है, उसको एक प्रकार से पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। और जब से ये साइंटिफिक हिस्ट्री का विचार आया है, पॉजिटिविस्टिक हिस्ट्री, यानी इतिहास के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकता का प्रश्न जब से आया है, तब से इस उनका ये मानना है कि शायद ये री इनेक्टमेंट ज्यादा प्रिसाइज तरीके से, ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से, ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से होने लगा है, ऐसा उनका मानना है, लोगों का मानना है। क्योंकि उनका कहना है कि हम जो साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग है उसमें हम जो भी पास्ट की इवेंट्स है या जो पास्ट के फैक्ट्स हैं उनको एविडेंस के आधार पर एग्जामिन और इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ जर्नल कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जिसके बेसिस पर हम कुछ हिस्टोरिकल लॉज को बनाते हैं, और उन हिस्टोरिकल लॉज के बेसिस पर हम कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, कुछ अपने स्टेटमेंट्स
समाज के सामने रखते हैं। तो ये जो तरीका है साइंटिफिक हिस्ट्री का, जो कि काफी वोग में रही, लेकिन आजकल तो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये काफी लंबे समय तक ये पॉजिटिविज्म का प्रभाव हिस्ट्री राइटिंग पर रहा, और साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनी रही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और दूसरे विद्वानों ने भी, खासतौर से कॉलिंगवुड जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए और जिन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है आइडिया ऑफ हिस्ट्री, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, और वो हम लोग भी विचार करें तो साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग के साथ कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि न्यू फैक्ट्स एंड न्यू एविडेंसेस आर ऑलवेज कमिंग अप, इसलिए आप कोई काजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कोई फाइनल काजल रिलेशनशिप या कोई फाइनल लॉज ऑफ हिस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मार्क्स ने करने की कोशिश की, जैसा कि हीगल ने भी करने की कोशिश की, जैसा कि ऑगस्ट कॉम्ट ने करने की कोशिश की, कि उन्होंने कुछ हिस्ट्री के लॉज डिस्कवर करने का प्रयास किया। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई फाइनल लॉज आप हिस्ट्री के तभी डिस्कवर कर सकते हैं जबकि जो सारा मैटर जो आपके सामने फैक्ट्स है, एविडेंस, सबको ठीक से आपने फाइनली एग्जामिन कर लिया हो। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि न्यू फैक्ट्स आर ऑलवेज इमर्जिंग, न्यू एविडेंसेस आर ऑलवेज कमिंग अप, और फिर आपको अपने कंक्लूजन्स को उनकी लाइट में रिवाइज करना पड़ता है, उनको संशोधित करना पड़ता है, और जो एक प्रपोजिशन था, वो प्रपोजिशन जो आपका ला था, वो आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में तो कि जो उसकी जो थियरी ऑफ हिस्ट्री है या जो उसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, वो कितना फ्लॉड है, कितना दोषपूर्ण सिद्ध हुआ, और उसके बेसिस पर उसने जो प्रेडिक्शंस किए वो कोई भी सही नहीं निकले। तो ये भी एक तो चीज ये है कि द न्यू फैक्ट्स, द न्यू एविडेंसेस नलिफाई द लॉज दैट यू हैव मेड रिगार्डिंग हिस्ट्री। सो योर laws, your conclusions are constantly changing। पहली चीज तो ये है। और आप कहेंगे कि नहीं, ये तो विज्ञान में भी होता है कि चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन विज्ञान में भी बार बार जो भी ये बदलाव करने पड़ते हैं, उससे होता ही है कि जो एक साइंटिफिक लॉ के बेसिस पर जो नुकसान होना था जो यूनिवर्स का या सोसाइटी का, वो तो हो ही चुका है ना। इसी तरह से हिस्ट्री के आपने एक पीरियड के बारे में जो भी निष्कर्ष निकाले, उससे एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, उससे जो दूसरी प्रॉब्लम्स पैदा हुई, द डैमेज इज डन टू सोसाइटी। तो ये पक्ष एक है, अलग से एग्जामिन करने वाला है। दूसरी बात यह है कि द सेम फैक्ट्स कैन बी इंटरप्रेटेड बाय इन वेरियस वेज बाय वेरियस हिस्टोरियंस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में एक सब्जेक्टिव एलिमेंट हमेशा रहेगा। किसी स्कॉलर का अपना मॉरल स्टैंड पॉइंट, स्पिरिट ऑफ द एज, एक्सेसिबिलिटी टू द फैक्ट्स, ये सब चीजें कंडीशन करेंगे आपके इंटरप्रिटेशन को। इसलिए जो इंटरप्रिटेशंस होंगे एक ही इवेंट के, एक ही पीरियड के, एक ही सिचुएशन के अनेक इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तब ये सवाल पैदा होता है कि विच वन इज ऑथेंटिक एंड विच वन इज नॉट ऑथेंटिक। जैसे कि रोमन हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि रोमन हिस्ट्री के, रोमन एम्पायर के फाल को लेकर एक इंटरप्रिटेशन सेंट ऑगस्टीन का है, क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, और एक इंटरप्रिटेशन 18th सेंचुरी में गिबन का है, जो कि उनका बड़ा क्लासिक वर्क है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इसी तरह से गांधी के रोल को लेकर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में उनका जो रोल रहा है उसको हम कैसे देखा जाए, देखें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो उन्होंने स्टैंड लिया, जबकि वो तो बहुत नियर हिस्ट्री है, पास, अभी थोड़े ही दिन पहले चीजें घटित हुई हैं, लेकिन फिर भी
जो स्कॉलर है उसकी उसका अपना मॉरल स्टैंड पॉइंट, उसका जो स्पिरिट ऑफ द एज, और कितने फैक्ट्स में आपकी एक्सेसिबिलिटी है, ये चीजें तो कंडीशन करेंगी, और इसलिए इंटरप्रिटेशंस विल ऑलवेज वेरी। तो ये भी एक है। तीसरी बात ये है साइंटिफिक अप्रोच के साथ में कि साइंटिफिक फैक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर। साइंस में जो आप फैक्ट्स हैं, दे आर अवेलेबल टू यू नाउ, you can examine them, they are within your perception, they are within your observation. But historical facts are not within your perception, not within your observation. They lie somewhere in the remote past, and very, very remote past. So how to make them speak is a difficult exercise. तो ये भी एक पक्ष है जिसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हिस्ट्री राइटिंग है, जिसको एरिक वोगलिन ने कहा है ये सेकेंडरी हिस्ट्री है, और इसको ज्यादा महत्व देना उचित नहीं होता। एम्पायर्स और स्टेट्स का राइज एंड फॉल, राजाओं का, शासकों का आना जाना, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, ये सब जो चीजें हैं, एरिक वोगलिन ने इसको सबको सेकेंडरी हिस्ट्री कहा। दिस इज नॉट द प्राइमरी हिस्ट्री। और इस सेकेंडरी हिस्ट्री में आपको राम भी मिलेंगे और रावण भी मिलेंगे। इससे आप क्या लेसन डिराइव करेंगे, क्या प्रिंसिपल डिराइव करेंगे, ये तो कहना ही बहुत मुश्किल है। और कभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शायद इसी तरह की सेकेंडरी हिस्ट्री के लिए कहा होगा, जब उन्होंने कहा कि हिस्ट्री टीचेस अस ओनली वन लेसन, दैट इट डजंट टीच अस एनीथिंग। क्योंकि आप देखिए कि 20वीं शताब्दी में दो वर्ल्ड वार्स हुए, इतने डिस्ट्रक्टिव, लेकिन हमने कोई लेसन नहीं लिया। तो ये जो सेकेंडरी हिस्ट्री है, इस सेकेंडरी हिस्ट्री में ब्राइट स्पॉट्स भी होते हैं, डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, इवेंट्स होती हैं, उनके नरेशन होते हैं, कुछ चीजें हमें इंप्रेस करती हैं, कुछ चीजें हमें इंप्रेस नहीं करती। तो ये जो सेकेंडरी हिस्ट्री है, यहां से हिस्टोरिकल सेंस इमर्ज नहीं करता है, ये मेरा कहने का आशय है। द सेंस ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम आउट ऑफ द स्टडी ऑफ सेकेंडरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि वहां उसका कैरेक्टर मिक्स्ड है, और उसमें आपको बड़े आज्ञाकारी पुत्र भी मिलेंगे और पितृद्रोही पुत्र भी मिलेंगे, उसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। तो उससे कोई मॉरल प्रिंसिपल्स डिराइव करना बहुत मुश्किल काम होता है, कोई मॉरल सेंस डिराइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जिसको एरिक वोगलिन ने प्राइमरी हिस्ट्री कहा, we will have to go to the primary history of the nation। और ये जो प्राइमरी हिस्ट्री है, ये कल्चर की हिस्ट्री होती है, ट्रेडिशन की हिस्ट्री होती है, यानी जो सोल ऑफ द नेशन है, देश की जो आत्मा है, राष्ट्र की जो आत्मा है, उसका जो अनफोल्डमेंट हुआ है ओवर द सेंचुरीज, ये उसका वर्णन इसमें होता है। तो इसलिए जो प्राइमरी हिस्ट्री है वो नेशनल और सोशल आइडियल्स की हिस्ट्री होती है, कल्चरल आइडियल्स और वैल्यूज की हिस्ट्री होती है। इस हिस्ट्री से हमको प्रकाश मिलता है, इस हिस्ट्री से हमको अपनी पहचान मिलती है। वी गेट अवर मूरिंग्स आउट ऑफ दिस हिस्ट्री। इस हिस्ट्री से हमें एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन की पद्धति मिलती है, एक जीवन की शैली मिलती है। इस इतिहास से हमें नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट मिलते हैं कि नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, आचरण के सिद्धांत क्या है, क्या वैल्यूज हैं, क्या नॉर्म्स हैं। और इस हिस्ट्री से आपको कुछ ऐसी लास्टिंग इंस्टीट्यूशंस मिलती हैं जो सोसाइटी को और फैमिली को और दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सब्जर्व करती हैं, उनको, जिनके कारण जो कि फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके कारण कोई समाज, कोई सभ्यता फलती फूलती है।
तो इसकी जो प्राइमरी हिस्ट्री है, इस प्राइमरी हिस्ट्री से सेंस ऑफ हिस्ट्री मिलता है, इतिहास बोध मिलता है। सेकेंडरी हिस्ट्री से आपको इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं तरह तरह की, मिसलेनियस किस्म की, कुछ अच्छी भी, कुछ खराब भी, कुछ अच्छे दौर के बारे में भी, कुछ अच्छे लोगों के बारे में भी, कुछ बुरे लोगों के बारे में भी, कुछ बुरे दौर के बारे में भी, इसलिए उसका कैरेक्टर तो मिसलेनियस है, मिक्स्ड है। लेकिन यहां पर आपको आपकी संस्कृति की, आपकी सभ्यता का जो क्रक्स है, जो मूल तत्व है, वो मिलता है। और वो मूल तत्व आपका आधार होता है, और जिस आधार पर आप आगे बिल्डअप करते हैं। हमारे देश में, भारत में जो इतिहास को परिभाषित किया गया है, वो मैं आपके सामने एक छोटा सा उसकी परिभाषा रखता हूं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। इतिहास क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश वृतांतों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, यह इतिहास है। वृतांतों और कथाओं के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश, ये इतिहास है। भारत की जो इतिहास की परिभाषा है, वो परिभाषा तो ये। और इसी अर्थ में महाभारत को हम इतिहास कहते हैं। और हम जानते हैं कि महाभारत में वृतांत भी हैं, राजवंशों का उदय भी है, पतन भी है, और भी विभिन्न प्रकार के वृतांत हैं। लेकिन वे सारे वृतांत जो नेशनल आइडियल्स हमारे रहे हैं, हमारे देश के जो प्राचीन काल से जो आदर्श रहे हैं, जो हमारी जीवन दृष्टि रही है, जो हमारे पुरुषार्थ रहे हैं, उनके संदर्भ में उन सारे वृतांतों को, सारी बातों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए परिभाषा करने वाले ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम। क्या ये सब चीजें हमें सेकेंडरी हिस्ट्री में मिलती हैं? सेकेंडरी हिस्ट्री में तो ये मिलने वाली नहीं, क्योंकि सेकेंडरी हिस्ट्री तो एक्सप्लॉइट्स और अचीवमेंट्स की हिस्ट्री होती है, या डिके या डिक्लाइन की हिस्ट्री होती है। कौन सफल रहा, कौन असफल रहा, इसका वृतांत होता है। वहां पर आपको जातीय आदर्श कहाँ मिलेंगे, वहां आपको जातीय जीवन दृष्टि कहाँ मिलेगी। वहां आपको, ये ठीक है कि उनके ऊपर भी प्रभाव कम ज्यादा रहा है, लेकिन वे उसके सम्यक प्रवक्ता नहीं हो सकते। They cannot give a correct unfoldment to those national ideas, those social ideals, those values and those norms. तो इसलिए तो ये हमारे देश में इतिहास की परिकल्पना है, इतिहास की धारणा है। यानी कल्चरल आइडियल्स और नेशनल आइडियल्स और सोशल आइडियल्स अगर हमें पाने हैं, तो हमें इस इतिहास की ओर जाना पड़ेगा, जिसको प्राइमरी हिस्ट्री कहते हैं। और इस इतिहास से हमें इतिहास बोध मिलता है। जब कोई देश इस इतिहास का अनुशीलन करता है, और ये इतिहास जीवंत इतिहास होता है, लिविंग हिस्ट्री होती, क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं होती है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन में ये सब चीजें जीवंत रूप से, जैसे कि भारत है, हजारों वर्षों से हमारे यहाँ परंपरा के माध्यम से वो चीजें चली आ रही, तो वो एक लिविंग हिस्ट्री है। यहाँ जो पास्ट है, पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट इज स्टिल लिविंग इन द लाइव्स ऑफ द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये जो लिविंग हिस्ट्री है, ये हमारी इंस्पिरेशन होती है, ये हमारी प्रेरणा होती है, ये हमको सस्टेन करती है किसी स्टेट को, किसी सोसाइटी। और इसलिए वैदिक उपदेश है, या अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो पास्यामि नो इतराणि, कि जो हमारे शुभ चरित्र हैं, तुम केवल उस पर दृष्टि रखना, अन्य पर नहीं।
सेकेंडरी हिस्ट्री में तो सभी कुछ है, लेकिन ये शुभ चरित्र और ये शुभ तत्व हमें कहां से मिलता है, जो कि प्राइमरी हिस्ट्री में होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि, या जिसको कि एडमंड बर्क, जो कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा स्टेट्समैन हुआ, विचारक हुआ, उसने भी इसी तरह की बात कही कि एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ नेशंस एंड एजेस, कि राष्ट्र जो इतिहास होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का इतिहास राष्ट्र की संचित निधि होता है, राष्ट्र की का संचित विवेक होता है। और वो जो संचित विवेक की जो पूंजी होती है, जिसको कि उसने नेशनल बैंक और कैपिटल कहा है, इस बैंक और कैपिटल से राज्य का कारोबार या लोगों का कारोबार चलता रहता है। और अगर ये बैंक और कैपिटल फेल हो गई है, इसका अगर दिवाला निकल गया है, तो फिर हम फ्लाइज ऑफ द समर, फिर तो हम केवल 2 पैरों वाले पशु हैं, फिर हम सही अर्थ में मनुष्य नहीं। तो क्योंकि मनुष्य का, कम से कम जो भारतीय दृष्टि है वो ये है कि मनुष्य का जो मूल तत्व होता है वो आत्म तत्व होता है, और मनुष्य के जीवन का जो आधार होता है वो उसके जातीय आदर्श होते हैं। ये जीवित रहने चाहिए। बाकी खाने पीने की व्यवस्था करना वो सब ठीक है, वो तो शरीर के भरण पोषण के लिए, समाज के भरण पोषण के लिए वो व्यवस्थाएं तो होती हैं। तो अब ये क्या हुआ कि जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स आई पिछले 100-200 वर्षों में, जिनको हम विचारधारा कहते हैं हिंदी में, टेक्निकली वैसे तो विचारधारा शब्द का प्रयोग बड़े लूज सेंस में भी सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब राजनीति शास्त्र में विचारधारा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका एक विशेष अर्थ होता है, आइडियोलॉजी जिसको कहते हैं। जैसे लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, फासिज्म है, ये आइडियोलॉजीज है। और आजकल के दौर में एक नई आइडियोलॉजी आ गई है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी एक आइडियोलॉजी बन गई। अब वो केवल टेक्निक नहीं रही है, अब वो केवल मीन्स नहीं रही है, वो एक एंड बन गया है, एक लक्ष्य बन गया। तो इसलिए विद्वानों का कहना है कि आज के दौर की जो आइडियोलॉजी है, वो तो टेक्नोलॉजी इज द आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडर्न आवर टाइम्स। तो इन सब आइडियोलॉजीज ने हमारे जीवन को बहुत कमजोर किया है, उसको काफी रिक्त किया है। जो भी मनुष्य के जीवन की वर्टिकलिटी होती है, जो ऊर्ध्वगामिता होती है, उसको इन आइडियोलॉजीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया और केवल हमारे जीवन को हॉरिजॉन्टल तरीके से चलाने का काम किया है इन आइडियोलॉजीज ने। कारण यह है कि ये जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, ये सब सेक्युलर आइडियोलॉजीज हैं। वहां ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, किसी लोकोत्तर सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो फासीवाद हो, और चाहे आज की आइडियोलॉजी टेक्नोलॉजी हो। दे ऑल डिनाई द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अवर लाइफ। कि इन सभी आइडियोलॉजीज में हमारे जीवन का जो वर्टिकल डायमेंशन है उसका डिनायल है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी आइडियोलॉजी सेक्युलर आइडियोलॉजीज और जब आपने वर्टिकल डायमेंशन को अस्वीकार कर दिया तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि जो समाज हैं वे लोगों की भीड़ बन के रह गए हैं। केवल एक ऐसी भीड़ जिसको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा निवास स्थान चाहिए और जीवन की दूसरी सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि क्या नागरिक का, मनुष्य का भीड़ में डिजेनरेट हो जाना, ये क्या लोग पसंद करेंगे? या ये किसी समाज की उपलब्धि कही जाएगी? क्या ये किसी सभ्यता की उपलब्धि कही जाएगी कि मैन बिकम्स ए मॉब, a citizen becomes a mob? Is this an achievement of a civilization? Is it a इसके लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में जब इस तरह के समाज का चित्रण किया है तो उसने एक बड़े कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है कि इट इज ए सिटी ऑफ पिग्स। बस खाने कमाने में लोग
मशगूल हैं। बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो इन आइडियोलॉजीज ने क्योंकि हमारे जीवन के वर्टिकल डायमेंशन को खत्म किया, हमारे जीवन के ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन को खत्म किया है और मनुष्य को केवल और केवल इहलोकवादी बनाया है, जो कि सेक्युलर शब्द का अर्थ ही होता है इहलोकवाद। भारत में जो अर्थ चलता है वो सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ये कोई अर्थ नहीं होते सेक्युलरिज्म के। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है दिस वर्ल्डली व्यू पॉइंट, इहलोकवाद। केवल और केवल यही दुनिया है और केवल इसी दुनिया के सुखों का भोग करना है, इसको सेक्युलरिज्म है। तो जो सेक्युलर आइडियोलॉजीज हैं, इन सेक्युलर आइडियोलॉजीज ने एक तो होमोजेनाइजेशन, समरूपता पैदा कर दी। कहीं भी आप चले जाइए सब लोग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, एक जैसा खान पान, एक जैसी जीवन की शैली, एक जैसे शौक, एक जैसी प्राथमिकताएं। तो ये जो होमोजेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड जो हुआ है द वर्ल्ड ओवर, ठीक है कुछ लोग अभी भी अपनी पहचान को सुरक्षित रखे हैं, वो तो एक एक्सीडेंट है, वो तो है, अब एक्सीडेंटल ऐसा हो गया है। लेकिन जो गोल है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का, जो मिशन है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो होमोजेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, कि सब लोग एक जैसे एक सांचे में ढल जाए, और इसको कहते हैं यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकतावाद। लेकिन ये सार्वभौमिकतावाद बहुत खतरनाक चीज है। ये जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म है ये बड़ा खतरनाक है, इट इज वेरी डेंजरस। ऐसा आजकल के अनेक विद्वान इस बात को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक केवल यूटोपिया है, जिस यूटोपिया के आप सपने देख सकते हैं, जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जिस पर जीवन नहीं जिया जाता, जो कॉन्क्रीट लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे कि हम लोग आजकल सब लोग जस्टिस, राइट, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब आइडियल्स की चर्चा करते हैं। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स, एम्प्टी आइडियल्स। क्यों? क्योंकि इनके अर्थ को लेकर ही कुछ तय नहीं है कि क्या मतलब होता है, जस्टिस का क्या मतलब होता है। जो जिसका मन आता है वो उसका अर्थ लगा देता है। और ये आइडियोलॉजीज क्या है? इडियोसिंक्रेसीज है कुछ थिंकर्स की, कि हर थिंकर की इडियोसिंक्रेसी जो है वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। उसने कुछ बैठ के अपने, जैसे कि मकड़ी एक अपना मकड़ जाल बुन लेती है, इसी तरह से विचारक भी आजकल अपना एक विचार तंत्र, अपना एक विचार जगत बुन लेते हैं, और उस विचार तंत्र को फिर वो समाज के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, और उससे वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो आपने विचार तंत्र गढ़ा है, फैब्रिकेट किया है, वो सोसाइटी की जो रियलिटीज हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं। जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो सब हवा में बातें करती हैं, आप देख लीजिए। और यही कारण है कि मार्क्सवाद इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी चला गया, और जितने दिन रहा उसमें कितने तरह के प्रयोग और परिवर्तन होते रहे। इसी तरह से उदारवाद की क्या हाल है आज, इसको हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए जो आइडियोलॉजीज हैं वो हमारे सामने जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रखती हैं, वे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो कॉन्क्रीट लिविंग एक्सपीरियंस है उससे डिराइव नहीं होते, इसलिए वो मीनिंगलेस होते हैं, और उसमें हर आदमी अपनी कन्वीनियंस से एक मीनिंग भर देता है। क्योंकि ठीक है जस्टिस तो हमें चाहिए, लेकिन जस्टिस हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट, हमारी अपनी हिस्ट्री और हमारी अपनी ट्रेडिशन से डिफाइन होगा। यानी जस्टिस जो है वो पर्टिकुलर होगा, यूनिवर्सल नहीं होगा। लिबर्टी का आइडिया हमारी अपनी संस्कृति से तय होगा, ये कोई यूनिवर्सल लिबर्टी का आइडिया नहीं होता है कि एक आपने डेफिनेशन फॉर्मुलेट कर ली, जैसे कि रॉल्स ने कहा कि 6 चीजें हैं दुनिया में सबको चाहिए,
और उसी को सबको मिल जाए तो वही जस्टिस है। तो वो चीजें, उन 6 चीजों में बहुत सारी चीजें बहुतों को नहीं चाहिए, या उनके अलावा बहुत कुछ चाहिए। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये बहुत टेंटलाइजिंग तो बहुत होता है, आकर्षक तो बहुत होता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमको अंदर से खोखला करता चला जाता है, और वहीं से लोगों में असंतोष पैदा होना शुरू होता है, डिसअफेक्शन शुरू होता है। क्योंकि जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो न्यू एटलांटिस है, फ्रांसिस बेकन ने एक ऐसे संसार की कल्पना की थी कि जहां पर ये सब होगा, ऐसा होगा, लोग सुखी होंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो ये जो न्यू एटलांटिस है, उसको दिखाना, वो यूटोपिया को गढ़ना और उसको पेश करना, ये लोगों को बहुत आकर्षित तो करता है, लेकिन ये वस्तुतः लोगों को सत्य से काट देता है। जो लाइफ का जो कैरेक्टर है, जो एग्जिस्टेंस का कैरेक्टर है, ये क्योंकि उसका डिनायल है, उसका ये निषेध है, इसलिए इस यूटोपिया से कुछ हासिल नहीं होता है, और फिर लोगों का संतोष बढ़ता है, उनका डिसअफेक्शन बढ़ता है, सरकार से शिकायत बढ़ती है, राज्य से शिकायत बढ़ती है कि आपने तो ये सब प्रॉमिस किया था, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप तो ऐसा कर नहीं पाए, और वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अनरियल और अनरियलाइजेबल एक्सपेक्टेशंस पैदा कर दी हैं, जिनका आपकी अपनी जमीन से, आपके अपने इतिहास से, आपकी अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। आपने लोगों के सामने कुछ एब्स्ट्रैक्शंस परोस दिए हैं, और जब लोगों का पेट उन एब्स्ट्रैक्शन से नहीं भरता तो वो शिकायत करेंगे ही करेंगे। हाना आरेंट ने लिखा है कि इसीलिए रेवोल्यूशंस होती हैं, और इसलिए हर रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में परवर्ट हो जाती है। तो इस आधार पर ये जो भूमिका रही है आइडियोलॉजीज की, कि एक मॉरल यूनिवर्सलिज्म उन्होंने पैदा किया, और जो वर्च्यू के, गुड के, जस्टिस के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शंस दे दिए, और उनको पाने के लिए हमारी राजनीतिक प्रणालियां भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं, और उनके साथ साथ जनता भी परेशान हो रही है, और जो एंगर है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तो परिणाम ये हो रहा है। दूसरी बात, सरकार असाधारण रूप से शक्तिशाली हो रही है। गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग डिस्पॉटिक मोर एंड मोर। क्यों? क्योंकि जाहिर है इतना सब आपने लोगों को प्रॉमिस कर दिया, और उनको आप जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग जब नाराज होंगे, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए आपको पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो पावर का इस्तेमाल जो है वो जरूरत से ज्यादा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट्स जो हैं, और दूसरा, गवर्नमेंट्स के ऊपर क्योंकि हिस्ट्री और ट्रेडिशन का कोई चेक नहीं, उनको अपनी कल्चरल लेगेसी का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए भी वो निरंकुशता से काम करती। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम पर सबसे बड़ा जो कंट्रोल होता है वो मॉरल कंट्रोल होता है, और वो मॉरल कंट्रोल कहां से आता है? कि जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी ट्रेडिशन है, और जो उसके बेरर्स रहे हैं, उनके विचारों, सिद्धांतों के आधार पर आपको काम करना चाहिए। तो इसलिए पॉलिटिक्स अपने में एंड बन गई है, वो मीन्स नहीं रही। एंड दिस इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हाना आरेंट ने लिखा है कि आज का अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो कि 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिसको विजुअलाइज किया था। द प्रेजेंट डे अमेरिका हैज डेविएटेड greatly from the constitutional ideals of the framers। कि जो फ्रेमर्स के आइडियल्स थे, आज का अमेरिका उनसे बहुत दूर जा चुका है। भारत के साथ तो समस्या यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका हमारी हिस्ट्री और हमारी ट्रेडिशन से कोई रिश्ता ही नहीं है। वो तो एकदम से हमारे ऊपर फ्रॉम नोवेयर, इट हैज कम टू अस फ्रॉम नोवेयर। इट हैज नो रूट्स इन आवर हिस्ट्री, इट हैज नो रूट इन आवर ट्रेडिशन, इट हैज नो रूट इन आवर सॉइल। तो जो चीजें, जो एलियन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे नेचर के को निगेट करते हैं,
या हमारे नेचर को बाईपास करते हैं, हमारी प्रकृति के विरुद्ध बने हैं या प्रकृति को किनारे करके बने हैं, आप उनसे कल्याण की क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम लोगों का वेलफेयर करना चाहे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश के लोगों का इतिहास क्या है, क्या उनके जीवन के आदर्श रहे हैं और हमारे यहाँ वेलफेयर का क्या मतलब है। कि कोई वेलफेयर की आपने एक यूनिवर्सल डेफिनेशन गढ़ ली और सबके ऊपर उसको इंपोज करने में लगे हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द peculiar situations of the countries and nations। तो ये तो नहीं होता। पर्टिकुलरिटी को आप अगर इग्नोर करेंगे, नेशनल कैरेक्टर को आप अगर इग्नोर करेंगे, नेशनल आइडियल्स को आप अगर इग्नोर करेंगे, तो क्या वेलफेयर वास्तव में कर सकते हैं? और ये तो कोई वेलफेयर नहीं हुआ कि लोगों को केवल हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही उनका वेलफेयर किया जाए। मनुष्य की जो विशिष्टता है वो किस बात में है? ये जो मानव जीवन का, जैसे कि भारत में जो मानव जीवन का पुरुषार्थ है, वो क्या माना गया है? और क्या हमारे राजनीतिक तंत्र वो किसी भी दल के हो कि क्या वो उन पुरुषार्थों से संचालित हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ कभी देखते हैं गोल्स के लिए, तो कभी वो अमेरिका की तरफ गोल्स के लिए देखते हैं, तो कभी वो यूरोप की तरफ गोल्स के लिए देखते हैं? क्यों देखते हैं? तो ये एक समस्या है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जब तक इस तरह की, इसलिए जब तक पॉलिटिक्स अपनी हिस्टोरिकल फाउंडेशंस पर वापस नहीं जाती, तब तक उसमें मॉरलिटी, एथिक्स का प्रवेश हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स कैन बी इम्ब्यूड विद ए मॉरल सेंस ओनली व्हेन इट इज इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो एक पक्ष है कि किस तरह से, और हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे लीगल सिस्टम्स, हमारी सोशल लाइफ, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, उसका कोई रिलेशन हमारी हिस्ट्री से, हमारी ट्रेडिशन से नहीं रह गया। अब पैच वर्क की तरह से आप इधर उधर कुछ पैचेस लगा देते हैं और समझते हैं कि हाँ हो गया, तो ये तो फिर अब हमारी गलतफहमी है कि 10-20% उसमें आपने भारतीय हिंदुस्तानी पैचेस लगा दिए और बाकी जो है वो आपका कपड़ा जो है वो पूरी तरह से बाहर का है। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी देश को अपने राजनीतिक जीवन को परिष्कृत करना है, अगर उसको राजनीति को नैतिक आधारों पर प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट जो पावर पॉलिटिक्स का आ गया और जो रूल कर रहा है, वो तो जीवन को कहीं का नहीं छोड़ता। जब तक पॉलिटिक्स जो है वो नीति पर आधारित ना हो। भारत में तो ये माना गया कि हमारे यहाँ राजनीति जो है वो धर्म और नीति पर आधारित होनी चाहिए। धर्म और नीति के मर्यादा में चलेगी तब सही अर्थ में प्रजा का कल्याण होगा। और राजनीति अगर अपने में साध्य बन जाएगी, जैसा कि पावर पॉलिटिक्स में होता है कि पावर के लिए कुछ भी जस्टिफाइड है, कुछ भी उचित है, तो वो तो मैकियावेली की पॉलिटिक्स है। वो कौटिल्य की राजनीति तो नहीं है। कौटिल्य तो इस प्रकार की राजनीति का प्रतिपादन नहीं करता। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी राजनीति को किस आधार पर प्रतिष्ठित करें। और जैसा कि वोगलिन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक फ्रेज का, कि सेकेंड रियलिटी ना गढ़ें, जो रियलिटी है उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी समय के साथ थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट ही रहना चाहिए। वो मेन स्ट्रीम नहीं बनना चाहिए, वो मुख्य धारा नहीं बननी चाहिए। तो अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो राजनीति को उन सारी विकृतियों से मुक्त करने की स्थिति में होंगे जिनका उल्लेख मैंने प्रारंभ में किया। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, Professor Mishra, for your very comprehensive and insightful lecture on the subject of historical consciousness and politics. We are now open to questions and brief comments from all the participants. If anybody has any question, please go ahead. Yes, please go ahead. Yes. Go on. We can't hear you. You are muted. You have to unmute yourself. You are muted. Please unmute yourself. We can't hear you. You are muted. We can't hear you. You are muted. ये नहीं कर सकते. Looks like the speaker is not able to unmute himself. Any other question? All right. हेलो Yes. जी Yes, go ahead. जी Go ahead. जी Please ask your question. सर मेरा सवाल ये है सर आजकल सोशल मीडिया पे एक जो है बहुत ही उस तरह से चीजें आ रही हैं, तो एक मैसेज चल रहा है सर. बेसिकली सर मैं भी जो इस समय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, मूलतः वैचारिक रूप से मैं उसका समर्थक हूं. एकदम क्लियर कट सवाल मेरा यह है. लेकिन एक जो मेरा सवाल यह है कि वो जो सोशल मीडिया पे चीज एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि जो इस समय मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो लीडरशिप है उससे तुलना की जा रही है अटल आडवाणी के युग की. देखिए, तो ये कंपेयर की मानिया कि वो सिद्धांतवादी राजनीति ज्यादा थी, अटल जी की जो बीजेपी थी. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस विषय पर हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर ने बोला है, आप अगर उसी विषय पर अपना प्रश्न पूछें तब तो उसका कोई मतलब सर अभी सर ने सेकंड रियलिटी का एक वर्ड यूज किया, सेकंड रियलिटीज. सर उसी से संबंधित ये सवाल मेरा है कि technical problem. I think he is digressing too much from the topic. Anyway, before somebody else asks a question, I have one query of my own. As you have rightly said, sir, that there is a growing gulf between the cultural and historical ideals of the Indian civilization and the political consciousness which is emerging. Now, one thing that we notice is that we have adopted a political framework which originated in the West. We have tried to adapt that political framework to the requirements of Indian culture, Indian history and society. But the fact remains that the system in its origin, in its focus, in its orientation, and in its methods is, if not fully, then certainly very substantially alien to our needs, requirements, our culture, and our society. So, in such a situation, what you describe as the primary history and the ideals of the primary history, how do we, reconcile those ideals and values so that the society can go ahead with the political system that we have? Actually, our cultural
ideals and our political system as it exists at present are irreconcilable. They cannot be reconciled. They are two opposite poles who can never meet. So unless we, and as far as the progress is concerned, it is happening because the models of economic and social development are also imported from outside, and we consider them indispensable. And so no political party will ever question them or will ever try to rethink over them. So there is no question of, so progress is taking place, development is taking place, irrespective of whether we are adhering to our cultural or social ideals or not, because we have defined progress and development in a very peculiar way, which is not correctly speaking development, which is not correctly speaking progress. It is merely a horizontal growth and lacks vertical dimension, and such growth is of no consequence in the long term as far as the national life is concerned. So, and if we want to if we want to create some compatibility, then we will have to totally recast our political system. Given this political system, it is difficult to reroute ourselves to our national and cultural ideals. Thank you very much, Professor Mishra. I think we have given ample opportunity to the participants for asking questions, and there was only one question. And nevertheless, we have got a very important answer from you. Once again, I extend very, very sincere thanks to you for accepting our invitation for this distinguished webinar lecture. And I thank all members of the audience for their participation in this program. Thank you. Thank you.